नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका तीसरा चैप्टर है। दो चैप्टर हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है और उन दोनों चैप्टरों को पढ़िए। पिछला चैप्टर था हमारा जनसंख्या कि विश्व जनसंख्या, उसका घनत्व क्या है, वृद्धि और उसका विस्तार, ये हम सबने जाना था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वो जो जनसंख्या थी उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब जनसंख्या में संगठन क्या है या जनसंख्या संगठन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि जनसंख्या जो संगठन है वो होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों जो जनसंख्या संगठन है उसमें जनसंख्या के सभी पहलू शामिल होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या में किस तरीके से लोग डिवाइड हैं, जो भी लोग उसमें शामिल है, जैसे व्यवसाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म और जहां रहते हैं निवास के स्थान पर, और उनकी जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप, उनमें लोगों का किस तरीके से विभाजन है, वही हम पढ़ते हैं जनसंख्या संगठन में। पूछा जाता है कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो एक भूगोल का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए हम जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, जैसे लोगों की जन्म, लोगों का रहन सहन, वहां की आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक उसके क्रियाकलाप है, रहन सहन है, उसका लिंगानुपात है, तो ये सारे जो पहलू होते हैं जनसंख्या के, वो उसको कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो दोस्तों जो मैंने आज ये जो टॉपिक लिखे हैं इसके जरिए से जो चैप्टर है आज का वो हम शुरू करेंगे। पहला है दोस्तों कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जनसंख्या संगठन क्या है। इसके जो हमने पहले जनसंख्या पढ़ा था वो जनसंख्या की, अब हम उसको अंदर जाते हैं और पढ़ते हैं कि उस जनसंख्या में डिवाइडेशन क्या है, धर्म क्या है, धर्म के अनुसार कितने लोग हैं, अनुपात उनका लिंगानुपात क्या है, रहने के निवास के स्थान पर वो कैसे अलग हैं, उनकी जाति विविधता कैसी है, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, वैवाहिक संबंध कैसे हैं, और लोगों का अलग अलग जगह पे घनत्व क्या है। तो वही हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन में। संगठन का अर्थ दोस्तों कंपोजिशन होता है, जो कि जनसंख्या को ये कंपोज करता है, किस तरीके से पूरी जनसंख्या को। अब बात करते हैं दोस्तों का जो लिंग संगठन है। जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या संगठन में हम विभिन्न पहलुओं की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो लिंग संगठन है ये क्या है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि जो विभिन्न जनसंख्या है, जो किसी भी देश, किसी भी विश्व, कैसी जो जनसंख्या है उसमें लिंग का संगठन क्या है, मतलब फीमेल और मेल क्या है, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, लिंग संगठन में। तो इसी से एक मिलता जुलता शब्द है जनसंख्या, जो आप जानते हैं जनसंख्या में लिंगानुपात क्या होता है। दोस्तों लिंगानुपात कैसे कहते हैं, जैसे विभिन्न देशों में इसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, अलग तरीका, मापने का तरीका हर देश में, हर विश्व में अलग अलग है। तो दोस्तों जैसा मैं बताऊं कि जो लिंगानुपात है वो वैसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुषों की जो जनसंख्या का अनुपात है वही एक लिंगानुपात है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या क्या है, मतलब प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात है या जनसंख्या का लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, तो लिंगानुपात दोस्तों है वो जनसंख्या संगठन का एक महत्व पहलू है, उसमें है लिंग। ठीक है दोस्तों, जो लिंगानुपात है जैसा आप देखते हैं विभिन्न देशों में इसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कुछ देशों में इसको निकाला जाता है पहले पुरुषों की संख्या और स्त्री इंटू 100। जो विभिन्न देशों में ये वाला मेथड अपनाया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे सिर्फ 1000 पुरुषों पे स्त्री, यहाँ पर स्त्रियों में पुरुष, यहाँ पे निकाल देते हैं कि प्रत्येक स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। लेकिन अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में तो भारत से इसकी जो गणना की जाती है वो स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या कितनी है, इंटू 100। मतलब हम कह 1000 दोस्तों, तो जो हम कह सकते हैं कि जो 1000 पुरुष हैं उसमें भारत में स्त्री कितनी है, वही एक लिंगानुपात है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, वही लिंगानुपात होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों लिंगानुपात, जैसा आप देखते हैं कि विभिन्न सारे जो देश हैं उनमें लिंगानुपात सब जगह अलग अलग है। लेकिन अगर लिंगानुपात का अगर सामाजिक पहलुओं, तो लिंगानुपात देखिए दोस्तों, इसकी बात करें इसके कारण, तो दोस्तों देखिए जैसा आप देखते हैं हर देश का एक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है कि वहां पर महिलाओं के साथ हिंसा, उनके साथ बर्ताव और उनके साथ जो भी आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उस स्तर से, तो वो हर देश में अलग है। तो उसी के अनुसार दोस्तों देख रहे हैं कि आज विभिन्न देशों में जो अनुपात है स्त्रियों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और यही कारण है एक दोस्तों कि जो लिंगानुपात है उसमें डायवर्सिटी क्यों है, हर जगह पे देखो तो उसकी जो क्या है, जो इसमें विविधता है लिंगानुपात में वो अलग अलग जगह पे। तो इसी से एक मिलता हुआ पॉइंट है कि वैश्विक, जैसा हम दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, जो हम ये चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो बेस्ड है वर्ल्ड पे, मतलब हम सिर्फ एक
देश की बात नहीं करेंगे, हम इसमें पूरे विश्व को लेते हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो पॉइंट है दोस्तों का, जो वैश्विक लिंगानुपात है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो विश्व में विभिन्न विभिन्न जगहों पर लिंगानुपात क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कहां पे महिलाओं की स्थिति सही है, कहां पर महिलाओं की स्थिति खराब है। कहने का सिर्फ लिंगानुपात पे डिपेंड है। तो दोस्तों ऐसा जो विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व को शामिल करते हुए जो विश्व का जो लिंगानुपात है वो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। दोस्तों एक चीज जो मैंने बताई कि यहाँ पर क्या है, स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जा रही है और भारत में पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो मापदंड का पहलू है वो हर देश में अलग अलग है। कहीं पे तो पुरुषों से स्त्रियों की तुलना की जाती है, कहीं पे स्त्रियों की पुरुषों की तुलना की जाती है। तो अगर जो विश्व का जो लिंगानुपात की बात की जाए तो वो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि पूरे विश्व की बात की जाए तो जो 100 स्त्री हैं उसमें 102 पुरुष हैं। कहने का मतलब 2 पुरुष अभी भी ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विश्व का लिंगानुपात क्या है, या विश्व का जैसे वैश्विक लिंगानुपात के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि विश्व का ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों का जो सबसे उच्च विश्व में बात की जाए, क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहेगा पूरे विश्व को लेते हुए चलेंगे हम। तो अगर बात की जाए कि जो विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है, तो वो दोस्तों वो है लेटविया में। जो लेटविया देश है वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वो लिंगानुपात है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वहां पे 85 पुरुषों पर 100 महिला हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं। यहाँ पे फिर भी आप देख सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या फिर भी आप एक चीज और देखिए यहाँ पे, जैसा क्योंकि मापदंड क्या है, अलग अलग है, तो हम अलग अलग तरीके से इसको निकालेंगे। तो 85 पुरुषों पर 100 महिला हैं, मतलब यहाँ महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो ज्यादा अर्थ कहने का क्या हुआ दोस्तों, ये भी एक चीज समझना चाहिए कि ज्यादा होने से ही सिर्फ हम स्त्रियों की स्थिति को नहीं सुधार सकते। कि किसी भी देश में अगर स्त्री की संख्या ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई भी एक देश है, इस देश में 100 महिला हैं और 500 पुरुष हैं, हो सकता है 400 पुरुष किसी कारणवश प्रवास के लिए दूसरे देश में चले जाए, तो वहां पे हम स्थिति सही नहीं कह सकते। कहने का अर्थ ये हुए कि उनके साथ जो बर्ताव है उसमें स्थिति सुधार आए, तो हम ये वाले जो आंकड़े पढ़ते हैं तो आंकड़े भी वहां आराम से फिट हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि जो सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो लिंगानुपात है तो वो कहां है, लेटविया में। आप देख सकते हैं लेटविया कौन सी कहां है, आप इसकी स्थिति यूरोप में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेटविया, इसकी राजधानी रीगा है। कभी कभी पूछा भी जाता है, ये नॉलेज के लिए आप कर लो कि जो विश्व का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है, तो वो कहां है, लेटविया में। ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है रीगा। यहाँ पे क्या है, घनत्व जो लिंगानुपात क्या है, 85 पुरुषों पर 100 महिला, मतलब यहाँ की महिलाओं की स्थिति फिर भी काफी सही है। और विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात इसी देश में है, यूरोपियन कंट्री है। अब बात करेंगे जो विश्व के में सबसे कम लिंगानुपात कहां है, मतलब ऐसी कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में जहां पर स्त्रियों की संख्या बहुत ही निम्न है और उनकी स्थिति भी पुरुषों से निम्न है। तो वो देश है दोस्तों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये देश है, यहाँ पर जो लिंगानुपात है विश्व में वो सबसे कम है। यहाँ पे 3 से 11 पुरुषों पर 100 महिला हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है, कहां एक 311, कहां 100 महिला। तो ये कैसा देश है, यहाँ पे स्त्रियों की जो दशा है, सामाजिक दशा, वो सही नहीं है। उसके साथ जो व्यवहार है, या आप कह सकते हैं जो संख्या में कमी है, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक दृष्टिकोण पर टिकी हुई है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो विश्व में सबसे ज्यादा या सबसे कम लिंगानुपात कहां है, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे ज्यादा कहां है, लेटविया में, और सबसे कम यूएई में। यूएई की राजधानी क्या है, आबू धाबी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया कि वैश्विक लिंगानुपात क्या है, किस तरीके से। अगर बात की जाए दोस्तों, जो यूरोपियन कंट्री है, खासकर अगर आप रूस को देख लीजिए, जो भी यूरोपियन कंट्री है, जैसे लेटविया है, और आपका जो फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, ये सारी कंट्री हैं, फिर भी इसमें महिलाओं की स्थिति काफी सही है। काफी सही है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि वहां पे लिंगानुपात काफी हद तक सही है। लेकिन अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, आप देखें अगर एशियन कंट्रीज में बात की जाए, जिसमें नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, चीन है, और जो भी जो नॉर्थ ईस्ट जो भी कंट्रीज है, वहां पे जो महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वहां पे जो लिंगानुपात है बहुत ही कम है। वहां पे पुरुषों की डोमिनेंसी ज्यादा है, और स्त्रियों के साथ जो घरेलू हिंसा और सामाजिक बर्ताव वो आप
आम पहलू आप आराम से देख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, कभी कभी आप पूछ भी जा सकता है क्वेश्चन कि वैश्विक लिंगानुपात पर टिप्पणी कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए। पहले आप इसमें कीजिए कि वैश्विक लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या होता है, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, 4-5 पॉइंट। फिर आप लिख लीजिए कि ये जो सबसे अच्छा कहाँ है, सबसे जो ज्यादा है वो यूरोपियन कंट्री में अपेक्षा इसकी एशिया की। तो आराम से इस वैश्विक लिंगानुपात को कह सकते हो, मतलब ये विश्व में लिंगानुपात की स्थिति क्या है। अब बात कर रहे हैं कि यूएनओ, दोस्तों आप यूएनओ से परिचित होंगे, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो इसने एक कहते हैं ग्लोबल बॉडी है, ये सभी कंट्रीज को अपने साथ हर हित में अपने साथ लेके चलती है। तो अभी ने इसने एक रिपोर्ट जारी की, इसने कहा कि जो विश्व में 139 देश हैं, मतलब जो भी वर्ल्ड है हमारा विश्व है उसमें 139 देशों ने इसको बताया कि वहां पे महिलाओं की स्थिति काफी अनुकूल है या उनके योग्य है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो विश्व के कुल देश हैं उनमें से 139 देश ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति अनुकूल है, वहां पे वो आराम से अच्छे से रह सकती हैं और उनके साथ कोई ऐसा सामाजिक व्यवहार ऐसा नहीं देखने को मिलता और वहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही सही है। और उन्होंने बात का जो 72 देश हैं, 72 देश में उन्होंने विशेषकर सीधा सा इंगित किया है अपनी जो नॉर्थ ईस्ट जो भी कंट्री है एशिया की, उसमें कहा है कि इस देशों में जो इसमें 72 देश शामिल होते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्री भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड है 72 वाले में, तो वहां पे महिलाओं की स्थिति काफी प्रतिकूल है और उनके अनुकूल नहीं है। तो ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ के अनुसार, मल्टीपल चॉइस में पूछ डालते हैं कि यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार क्या स्थिति बताई है उन्होंने। तो यूएनओ ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है उसने बताया कि 139 देश हैं जहां पर स्त्रियों की जो कंडीशन है उनके लिए अनुकूल है और 72 देश में प्रतिकूल है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको याद कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आयु संरचना क्या है। दोस्तों आयु संरचना कहने का अर्थ युवा देश, मैंने अभी शुरुआत में बताया कि इस चैप्टर में जनसंख्या में हम सभी चीज जिसके जो पहलू होते हैं जनसंख्या को लेते हुए, ये जनसंख्या में क्या क्या चीज आता है, क्योंकि आप जानते हैं हर पुरुष हर तरीके से उसमें अलग है, उसकी जन्म अलग है, उसका रहने का स्थान अलग है, धर्म अलग है, उसका लिंग अलग है, उस वहां का घनत्व अलग है, उसकी आर्थिक क्रिया अलग है, उसका जो अटायर है वेशभूषा है वो अलग है, उसकी भोजन की जो क्रिया है, मतलब कह सकते हैं कि जो पूरी जनसंख्या है उसमें हर टर्म के अनुसार उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऐसी वैसे मैंने एक लिंग बताया और जैसे कुछ आगे बढ़ोगे आज उनकी जो व्यवसायिक क्रिया अलग अलग है, उनके लिंग अलग है, उनका घनत्व अलग है। तो ये सारे हम पहलुओं को लेके चलेंगे जो जनसंख्या संगठन को ये बनाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों आयु संरचना। आयु संरचना कहने का अर्थ ये हुआ इसमें दोस्तों के जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग कहने का अर्थ ये हुआ कि विभिन्न आयु वर्गों में जो लोगों की संख्या है, लोगों को जो नंबर ऑफ पीपल हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, मतलब विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार लोगों की जो संख्या है वही आयु संरचना है। जैसा आप देख रहे हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या, आयु वर्ग कहने का अर्थ हुआ कि 0 से 15 साल के कितने हैं, 15 से 18 साल, मतलब जो आयु वर्ग है इसके अनुसार लोगों की संरचना है वो हम इसमें चलेंगे आयु संरचना। तो इसमें दोस्तों जैसा देखते हैं कि जो 15 से और 59 साल का जो एक पीरियड होता है, जो समयकाल है 15 साल से जो विभिन्न आयु वर्ग में जैसे हम बता रहे हैं, तो 15 से और जो 59 वर्ग इसके बीच में जो आता है दोस्तों, इसको कार्यशील हम पूंजी कहते हैं। पूंजी का अर्थ हुआ कि कार्यशील मानव जैसे कहते हैं, क्योंकि इस एज है क्या जो 15 है, इससे नीचे जो टीनेजर्स हैं और इससे भी ऊपर, इस दोनों के बीच का 15 से जो 59 है, इस उम्र को हम कार्यशील पूंजी या कार्यशील मानव कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस वर्ग के लोग किसी भी देश के लिए आर्थिक उसमें जो एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करने के लिए वो उपयोगी होते हैं और किसी भी देश के लिए आर्थिक क्रियाकलाप को सम्मिलित करने के लिए उसमें किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो उनको शामिल किया गया है 15 से 59 में। कार्यशील मानव है जो 15 से और 59 के बीच में आता है, वो कार्यशील मानव को ये श्रेणी दी गई है, क्योंकि इस बीच का जो इंसान है अगर इससे छोटा देख लीजिए तो वो कोई कार्य इतना संपादित नहीं कर सकता, इतना मैच्योर नहीं होता, और इससे ऊपर 60 से ऊपर देखिए तो वृद्धावस्था में हो जाता है, तो वो भी एबल नहीं होता किसी भी कार्य किसी भी आर्थिक क्रिया को करने के लिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 15 से 59 जो इसके बीच का जो लोग होते हैं इस उम्र के, वो लोग एक किसी भी राष्ट्र के लिए एक हितकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें आयु संरचना में यही बताया गया है, और इसमें ये भी बताया गया है कि 60 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए एक इकोनॉमिकली रूप से वो इतना फायदा नहीं पहुंचाते, क्योंकि जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनकी जो स्वास्थ्य है और उनकी जो फैसिलिटी है उनमें खर्चा बढ़ जाता है, और अपने योगदान न देते हुए भी, मतलब योगदान तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उम्र हो चुकी है, फिर भी उनमें हमको पैसा खर्च करना पड़ता है उनकी दवाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने पढ़ी आयु संरचना के बारे में। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि जो लिंग पिरामिड है, पिरामिड आयु संरचना का जो पिरामिड है वो पिरामिड क्या होता है, इसके जरिए से हम किस तरीके से किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र,
किसी भी जगह की स्थिति महिलाओं की और पुरुषों के बीच में तुलना कैसे कर सकते हैं, और किसी भी देश का पिरामिड है उससे हम उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी सामाजिक दशा हम कैसे ज्ञान कर सकते हैं। आयुलिंग पिरामिड है तो इसमें क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जो आयुलिंग पिरामिड होता है उसमें हम क्या है कि जो विभिन्न आयु वर्ग है, आयु वर्ग मतलब समय का इस एज से और इस एज के बीच में जो स्त्री एवं पुरुषों की संख्या है उसको हम किससे निकालते हैं, आयुलिंग पिरामिड से। जैसा आप इससे देख सकते हैं आयु लिंग पिरामिड, आयु मतलब विभिन्न वर्ग हो गया, लिंग मतलब पुरुष और स्त्री हो गया, आप आराम से इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आयुलिंग पिरामिड है दोस्तों, इसके जरिए जैसे मैंने बताया कि इसके जरिए हम विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुष की संख्या को दर्शाते हैं, उसके जरिए से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो आयुलिंग पिरामिड है, जैसा आप देखते हैं, और एक सेकंड अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा ये चीज, तो जो विशेषता, अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो आयुलिंग पिरामिड होता है उसकी विशेषता क्या होती है, क्या विशेषताओं से भरा होता है आयुलिंग पिरामिड, जिसके जरिए हम विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि विभिन्न आयु वर्ग में, इससे निकाल सकते हो आप कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को इससे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आयु लिंग की संरचना होती है, जैसा आपने जैसे मैंने दिखाया कि आयु है और लिंग है, स्त्री है पुरुष है, आयु में उसका क्या है, आयु वर्ग आ गया। तीसरी विशेषता ये कहते हैं कि जो उसकी आकृति होती है वो जनसंख्या की विशेषता का परिलक्षित करती है। अब बनाने की जरूरत है उस फिगर की कि कैसे जो पिरामिड होती है वो जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। कैसे पिरामिड की आकृति से हम इसकी जनसंख्या की विशेषता निकालते हैं। जैसे दोस्तों ये पिरामिड है, ये पिरामिड में जैसे हमने निकाला कि इधर तो पुरुष की संख्या है, इधर स्त्री है। अब ये इनका आयु वर्ग, आयु वर्ग मतलब कितनी उम्र से कितने इधर, देखिए तो इसमें आप इस पिरामिड ए है और ए बी है, आप दोनों में अंतर देखिए कि किस तरीके से हम पिरामिड के जरिए किसी भी देश की जनसंख्या की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। जैसे ए है, ये है, तो इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो 0 से 4 है, 0 से 4 साल के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, क्योंकि इधर पुरुष हैं और इधर स्त्रियां हैं, तो उनकी संख्या क्या है, कम है, उनकी संख्या क्या है, कम है। कहने का अर्थ ये क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसी उम्र बढ़ रही है जैसी जैसी ये बढ़ती जा रही है। इसका कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि यहाँ पे जन्म दर बहुत ही कम है, क्योंकि 0 से 4 वर्ष के जो शिशु है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम है, देखिए छोटी सी है। अब आप इधर देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें बहुत है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या है, जो शिशु है, मतलब इसमें क्या है, जन्म दर ज्यादा है और इसमें जन्म दर कम है। लेकिन इसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो इसमें जैसी हम उम्र बढ़ेगी 21, 22, 25, 23, 50 सब 60 तक पहुंच जाएगा। तो इस ए में आप देखोगे कि इसमें जन्म दर, कहने का मतलब जो कम नाबालिग बच्चे हैं वो क्या है, उनकी संख्या कम है, जन्म दर कम है, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बहुत है, स्त्री भी पुरुष भी ज्यादा है और स्त्री भी ज्यादा है। देखिए ये इतना आकार है, जैसे यहाँ पे आकार इतना हो गया, कब, जैसी जी उम्र के हम जैसी बड़े, उम्र 60 पे पहुंच गए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी भी पिरामिड से उसकी जनसंख्या की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो शिशु है या 0 से 4 के बीच के जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है और जाते जाते क्या है, कम हो जाती है, मतलब जो वृद्ध लोग हैं वो बहुत ही कम है। कहने का क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, कार्यशील लोग ज्यादा हैं जो 15 से 59 बीच में, और युवा लोग हैं इस देश की पिरामिड में। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे तो बच्चे कम है, फिर ये बढ़ते जाते हैं, जैसी उम्र होती है तो बढ़ते जाते हैं, फिर एक बीच आती है यहाँ पे 25 से 30, 30 से 30 की 40 की उम्र में फिर आगे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पिरामिड से जनसंख्याओं की विशेषता का पता लगा सकते हैं। तो हमारा यही पॉइंट था कि पिरामिड से हम कैसे किसी भी देश की जनसंख्या का विशेषताओं की पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पता चला किस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो विशेषताओं में अगर चौथा पॉइंट है पिरामिड की विशेषताओं में, वो है कि जो बायां भाग होता है पिरामिड का वो तो पुरुषों को इंगित करता है, लेकिन इसका जो दायां भाग होता है वो स्त्री को प्रदर्शित करता है। जैसा आप देख रहे हैं, जो क्या है, ये बायां भाग है तो ये किसको कर रहा है, ये पुरुष है, लेकिन इसके जो अगर राइट हैंड देखोगे तो ये स्त्री। दायां हाथ मतलब जिसे हम दाल रोटी खाते हैं वो दायां हाथ हो गया और ये बायां हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम जनसंख्या की विशेषताओं में जो बायां भाग होता है वो पुरुष को इंडिकेट करता है और जो दायां भाग होता है वो स्त्री को विशेषता की प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि आयुलिंग पिरामिड क्या है, इसकी विशेषता कौन कौन सी है, विशेषताएं पढ़ी, इनके बारे में और जानकारी ली कि पिरामिड से हम किस तरीके से
किसी भी देश की या किसी भी पिरामिड की जनसंख्या की विशेषताओं का पता कैसे लगा सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ ऐसी पिरामिड हैं, कुछ ऐसे देशों के बारे में है जिनकी पिरामिड से हम उनकी जानकारी करेंगे कि उस पिरामिड की विशेषता क्या है। कभी कभी अगर आपको फिगर भी पूछता है तो हम आराम से उससे कर सकते हो। तो अब देखते हैं तीनों जो पिरामिड है आपके जो दे रखी है ऑस्ट्रेलिया, जापान और नाइजीरिया की। करते हैं कि जो 3 देश हैं, इन 3 देशों की जो पिरामिड है इसके जरिए से इन तीनों देशों की जो जनसंख्या की विशेषताओं का पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहली आप जो पिरामिड देखोगे ये पिरामिड है नाइजीरिया देश से संबंधित। तो इस पिरामिड में आप सीधा सा पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें जन्म दर क्या है, ज्यादा है। जन्म दर क्या है, ज्यादा है। देखिए कितनी जन्म दर है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्म ले रहे हैं। देखिए और जैसी उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, ये क्या है, आयु वर्ग है, मतलब विभिन्न आयु वर्ग 0 से 4 वर्ष के, 5 से 10, 11 से 15, जो इस तरीके से जो लिखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या क्या है, जन्म दर यहाँ पे ज्यादा है। तो ये अल्पविकसित देश की विशेषता है। तो उच्च दर यहाँ की ज्यादा है और ये त्रिभुजाकार आकार है जो विस्तारित हुई जनसंख्या को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसके जरिए से आप नाइजीरिया देश की जनसंख्या की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं कि जिसका जो एक बेस है इसमें देखिए कितना उभरा हुआ है, कितना फैला हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से 4 वर्ष की जो शिशु हैं, मतलब कहने का कि वहां पे जन्म दर क्या है, ज्यादा है। और जैसी आप उम्र जैसी बढ़ती जा रही है उम्र, ये लोग क्या है, कम होते जा रहे हैं, स्त्री और पुरुष। यहाँ पे क्या होते हैं, पुरुष और ये स्त्री, पुरुष स्त्री, ठीक है, ये पुरुष हैं और ये स्त्री है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही उम्र हो रही है, जैसी उम्र बढ़ती जा रही है, पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है और यहाँ पे जन्म दर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे उच्च जन्म दर है, त्रिभुजाकार इसकी विशेषता है और यहाँ पर विस्तारित हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, और इसकी आप पिरामिड को देखें और इसकी में आप अंतर पाओगे। इसका क्या है कि जो शीर्ष क्या है, सुंडाकार है और ये घंटी आकार का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर स्त्री है, ये पुरुष है, इधर क्या है पुरुष, इधर है स्त्री। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो जन्म दर देखो आप, जन्म दर यहाँ से ये वाला आयु वर्ग मैंने नहीं बनाया, आप इसी से हम करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जन्म दर है और आप मृत्यु दर दोनों को देखिए, दोनों समान है। यहाँ पे ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, मतलब मरने वाले भी उतने हैं और जन्म लेने वाले भी उतने ही हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे क्या है कि जन्म दर बढ़ रही है और जो लोग हैं वृद्ध अवस्था में बहुत ही, देखिए जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही क्या है, मृत्यु कर रहे हैं, मृत्यु वाले लोग हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि दोनों में जो जन्म दर मृत्यु दर समान है और इसमें क्या है, जनसंख्या क्या है, स्थिर रहेगी। स्थिर रहने का अर्थ हुआ कि उतने ही मरेंगे और उतने ही जन्म लेंगे। तो इससे हम किस तरीके से हम पिरामिड से इसकी विशेषता का पता लगाएं, तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड क्या है, इसके जरिए से हम विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का पता लगाते हैं और जनसंख्या की विशेषता का पता लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसकी विशेषता लिख सकते हो, ठीक है, घंटी आकार की है, शीर्ष आकार, इसके जरिए से आप जन्म दर मृत्यु दर, मेन चीज यही रहती है, इस दोनों को आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब तीसरी दे रखी है जो जापान देश है, इसमें आप देखो कि क्या है कि इसकी जो जनसंख्या है वो ह्रासमान या शून्य के रूप में प्रदर्शित हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो जन्म दर है वो देखिए कितना निम्न है, 2%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 12% और यहाँ पे मृत्यु भी देख लीजिए 1%। तो यहाँ पे क्या है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो एक शून्य रहेगी या ह्रासमान कंडीशन में रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जापान की जो कंडीशन है वो क्या है, ह्रासमान है। और कैसे, क्यों जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही देखिए कितने हैं, स्त्री कितनी है और पुरुष कितने हैं। जैसी उम्र बढ़ती जा रही है, एक यहाँ पे एक स्थिति आई है कि लोग स्त्री बढ़ेंगे पुरुष बढ़ेंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे बूढ़े होते आ गए और क्या है, मृत्यु होती जा रही है, मृत्यु होते 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 देख लो कितने लोग आ गए। इसका अर्थ दोस्तों एक चीज बताऊं, आप जन्म दर तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन मृत्यु दर आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज बताई आपको कि जन्म दर जो कितनी है और जैसी उम्र बढ़ रही है तो लोग कम होते आ रहे हैं। कम लोग होने का अर्थ क्या है कि मृत्यु दर बढ़ रही है। यहाँ पे 12% हैं जन्म लेने वाले, लेकिन एक ये कंडीशन आ गई कि 1% बच्चे हैं कितनी उम्र में, 51 से 55 की उम्र में। तो कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म दर तो ज्यादा है ही और मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, ठीक है। क्यों, आप जन्म दर तो आराम से इससे निकाल सकते हो, लेकिन मृत्यु दर कैसे निकालोगे, जैसे ही ये अपनी जो है अगर इधर होती गई इसके साइड, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है और मृत्यु दर बढ़ रही है। एक पॉइंट यहाँ आ गया कि क्या के लोगों की 1% देखिए आप, जो मृत्यु दर है वो 1% हो गई है। तो इससे आप से निकाल सकते हो। तो इसमें उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, इसमें दोनों ही समान है, जन्म दर समान है, मृत्यु जो है वो भी समान है। इसमें
इसमें क्या है, इसमें दोनों ही निम्न है, जन्म दर भी कितने हैं 2% और मृत्यु दर भी। तो आप इसके जरिए से आप धीरे धीरे देखिए क्या है, ये धीरे धीरे आराम से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा की मृत्यु भी नहीं हो रही और ज्यादा ना जन्म रहे। तो ये क्या है, दोनों इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है, इसमें दोनों समान है, इसमें उच्च है और उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। तो इस तरीके से हम किसी भी देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पिरामिड से, उसकी जनसंख्या के बारे में। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है दोस्तों, करते हैं आज के जो 3 पॉइंट बचे हैं, इसके जरिए से हम इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जनसंख्या जो संगठन है उसमें जन्म, मृत्यु, निवास, उनकी क्रियाकलाप, लिंग, धर्म सभी आते हैं। तो उसी जरिए से उनका जो ग्रामीण और नगरीय संगठन है वो भी इसमें शामिल होता है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग गांव में रह रहा है और कितना प्रतिशत शहर में रह रहा है, मतलब उसका ग्रामीण और नगरीय का जो संगठन है वो कितना है। तो इस टॉपिक को हम इससे रिलेटेड करेंगे। कैसे दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि ग्रामीण आजकल आप देखा जाए तो जो गांव में लोग हैं वो किसमें संलग्न हैं, वो उसमें प्राथमिक क्रिया है, कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है उनमें शामिल है। लेकिन बात करें नगरीय की तो इसमें लोग हैं वो किसमें है, नगरी वाले किसमें हैं, जो गैर कृषि कार्यकलाप है उसमें शामिल हैं, कौन, नगरी वाले। तो ये भी हमको जानना चाहिए कि हमारी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है और कितना नगरीय क्षेत्रों में। तो इसके जरिए हमको जानना चाहिए कि जो ग्रामीण लोग हैं वो किन क्रियाकलापों में लगे हैं और जो नगरीय क्षेत्र है वो किन क्रियाकलापों में लगे हैं। ऐसा माना जाता है जो यूरोपियन कंट्री है उसमें कुछ ऐसे देश हैं जहां नगरों में क्या है, स्त्री ज्यादा है, ग्रामीण में क्या है, ऐसे यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूं कि वहां पे जो गांव है, गांव में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, और शहर में पुरुष ज्यादा है और स्त्री कम है। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो इसकी स्थिति उलट है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है और यहाँ पे स्त्री ज्यादा है। तो आप इसके आराम से इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय संगठन किस तरीके से है, किस तरीके से लोग रहते हैं, उनका क्या क्रियाकलाप है, और जो गांव में रहते हैं उनका क्रियाकलाप क्या है और जो शहरों में रहते हैं उनका क्रियाकलाप क्या है। तो यही हम पढ़ेंगे ग्रामीण और नगरीय संगठन के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा कि ग्रामीण लोग कौन कौन है, किस तरीके से क्रियाकलाप में वो लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं साक्षरता। साक्षरता दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि साक्षरता किसी भी देश के लिए उसकी सामाजिक पहलू और उसकी स्त्रियों की जो दशा है, वहां की राज्य सरकार की नीतियां हैं, वहां का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, उसको ये इंगित करती है साक्षरता दर। दोस्तों, जैसा भारत में इसको निकाला जाता है कि जो 7 वर्ष से ऊपर है कोई भी छात्र छात्रा है, वो उसमें पढ़ लिखने की एक एबिलिटी है और अंकगणित करने की उसमें एबिलिटी है तो वो साक्षर माना जाएगा, और भारत में 7 वर्ष से ऊपर से साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। तो साक्षरता दर दोस्तों किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए एक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से प्रकाश डालती है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो आर्थिक विकास है वो साक्षरता का परिणाम और रिजल्ट, मतलब कह सकते हैं परिणाम और उसका कारण दोनों है। तो ये साक्षरता है, और साक्षरता से अगर किसी देश की साक्षरता अधिक है तो इसके जरिए से हम क्या पता लगा सकते हैं, इसके जरिए से हम कह सकते हैं कि जो साक्षरता दर है अगर किसी की ज्यादा है तो हम कह सकते हैं उसमें सामाजिक स्थिति सही है, महिलाओं की स्थिति सही है, उनके लिए अनुकूलित दशा है, और उनके रहने का जो रहन सहन है उसका पता लगा सकते हैं साक्षरता दर से। महिलाओं की स्थिति है, वहां की कुछ आर्थिक नीतियां या कुछ नीतियां हैं जो गवर्नमेंट उसको फॉर्म करती है, उसको हम आराम से जान सकते हैं कि भाई किसी देश की जो उसकी साक्षरता अच्छी है तो उसका आराम से गवर्नमेंट अच्छे एक्शन ले रही है। तो इसके जरिए हम साक्षरता से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यवसायिक संरचना जनसंख्या की क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का व्यवसाय, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है, ये तो आप जानते ही हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि द्वितीय तृतीय क्या होता है, और चतुर्थ। तो इसके जरिए जो व्यावसायिक संरचना है इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि विभिन्न लोग किस तरीके से अपनी जीवन के लिए, जीवन को निर्वाह करने के लिए किन किन क्षेत्रों में लगे हैं, इस जरिए इसमें पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना। प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, जो कृषि पर आधारित है, वानिकी है, मत्स्य है, जो भी क्रियाकलाप होते हैं कृषि से संबंधित क्या है, प्राथमिक क्रिया आती है जिसमें लोग, ग्रामीण लोग लगे रहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में जो विनिर्माण क्षेत्र आता है, उद्योग क्षेत्र आते हैं वो आता है।
तृतीय क्षेत्र में जो परिवहन है, शिक्षा के जो भी सर्विस सेक्टर हैं वो तृतीय में आता है। चतुर्थ में इसकी नीतियां निर्माण करते हैं और प्रौद्योगिकी है वो किस में आता है, चतुर्थ में आता है। तो जो चारों क्रियाकलाप हैं इसके जरिए से इसमें किस तरीके से किस लोग शामिल हैं, इससे हम इसकी व्यवसायिक संरचना को जान सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण लोगों में ज्यादातर वो कृषि में संलग्न होते हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप में और तृतीय और चतुर्थ में। लेकिन जो प्राथमिक क्रियाकलाप है दोस्तों वो कृषि से संबंधित है। तो गांव के लोग, किसान और वहां की महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए उस सीधे से किस पर डिपेंड है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। और प्राथमिक क्रियाकलाप से यहाँ कोई भी चीज करके वो बेचती है द्वितीय इसके लिए उद्योगों के लिए, वहां पर विनिर्माण होके और वो आगे पहुंचता है। तृतीय सेक्टर में काम आ जाता है। फिर जो परिवहन है वो आगे करके इससे बन के सामान को आगे पहुंचाता है उस तकनीक से, वो तकनीक चतुर्थ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवसायिक संरचना है वो भी हर तरीके से अलग अलग होती है। हर लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए हर तरीके से सेक्टर में जो शिक्षित हैं, जो एजुकेटेड हैं वो द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जाएंगे, चतुर्थ में। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने प्राथमिक क्षेत्र से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। दोस्तों आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अगर अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर और आप ऊपर कमेंट कीजिए दोस्तों कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिशियल रहा। और अगर आपके जो इससे पुराने जो 2 चैप्टर हैं अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है वो दे रही है, उसको विजिट कीजिए और आराम से वहां से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।